अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी प्रेशर के बारे में कि रिस्पायरेटरी प्रेशर क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो उस वक्त टॉरक्स में दो चीज़ों की मूवमेंट होती है। एक थोरेसिक केज की मूवमेंट होती है और एक लंग्स की मूवमेंट होती है। इन दोनों की मूवमेंट से ही रिस्पायरेशन पॉसिबल होती है। अगर ये दोनों चीज़ें ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग मूव ना करें तो हमारी रिस्पायरेशन कभी भी ना होगी। ठीक है, तो जब भी हम ब्रीथ करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं, तो उस वक्त थोरेसिक केज की मूवमेंट होती है एंड लंग्स की मूवमेंट होती है। तो हमने प्रीवियसली डिटेल से डिस्कस किया था कि जब थोरेसिक केज की मूवमेंट होती है तो उसके लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि थोरेसिक केज को मूव करता है, जो कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन थोरेसिक केज को एक्सपेंड करता है ताकि लंग्स को इजीली स्पेस प्रोवाइड हो जाए और लंग्स क्या हो जाए, इन्फ्लेट हो जाए। तो वो फैक्टर जो कि थोरेसिक केज को मूव करता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन्फ्लेट करता है एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो दोबारा डीफ्लाइट करता है, तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी मसल्स। अगर रिस्पायरेटरी मसल्स हैं और रिस्पायरेटरी मसल्स ठीक है तो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन थोरेसिक केज जो है वो मूव करेगा, डायलेट भी होगा, इन्फ्लेट भी होगा एंड डीफ्लेट भी होगा। एंड सेकंड हमने क्या कहा था कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स की मूवमेंट होती है एंड लंग्स की मूवमेंट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी प्रेशर्स। रिस्पायरेटरी प्रेशर्स की चेंजेस की वजह से ही लंग्स क्या करता है, इन्फ्लेट करता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन लंग्स क्या करता है, दोबारा डीफ्लेट करता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होता है एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल हो जाता है। तो अगर रिस्पायरेटरी प्रेशर ठीक से काम नहीं करते, रिस्पायरेटरी प्रेशर के में चेंज नहीं आता, तो कभी भी लंग्स क्या होगी, इन्फ्लेट ना होगी, कभी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल ना होगा, कभी भी अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल ना होगा। और हमने क्या कहा था कि जब भी हम रिस्पायरेटरी मसल्स और रिस्पायरेटरी प्रेशर्स को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लंग्स मैकेनिक्स। उसे हम क्या कहते हैं, लंग मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एक्टिविटी होती है आपकी रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में। जब भी आप ब्रीथ करते हैं तो ये दोनों मैकेनिकल एक्टिविटी करती है, मैकेनिकल एक्टिविटी की वजह से ही ये इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट होते हैं। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, लंग मैकेनिक्स कहते हैं। और लंग मैकेनिक्स में हमने रिस्पायरेटरी मसल्स को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, जो कि थोरेसिक केज को इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट करते हैं, और ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग कौन कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि थोरेसिक केज को इन्फ्लेट एंड मोर डिफ्लेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी प्रेशर्स के बारे में कि कौन कौन से रिस्पायरेटरी प्रेशर पाए जाते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो रिस्पायरेटरी प्रेशर कैसे चेंज होते हैं और लंग कैसे इन्फ्लेट होता है और कैसे अमाउंट ऑफ एयर लंग में आता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है तो वहाँ पे कुछ प्रेशर पाए जाते हैं जिसका एक ख़ास नाम होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी जगह पे जो प्रेशर पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, फिर उसके नॉर्मल वैल्यूज़ को देखेंगे कि नॉर्मली क्या क्या वैल्यू होती है उस प्रेशर की, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वो प्रेशर कैसे चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक बंदा है और ये सांस नहीं ले रहा, ये सांस नहीं ले रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं ही हूँ और मैं सांस नहीं ले रहा। अब मैं अगर सांस नहीं ले रहा तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है जो कि बाहर एनवायरनमेंट का होता है। कौन सा प्रेशर होता है? जो कि बाहर एनवायरनमेंट का होता है, एयर का एक प्रेशर होता है जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है मेरी और ये मेरी बॉडी के बाहर एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट है। तो बाहर जो एनवायरनमेंट होता है और उसमें जो एयर का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ये नॉर्मली एयर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बॉडी के हवाले से इस प्रेशर को कंपेयर करें तो इसका जो प्रेशर अगर आप लोग कंसिडर करें बॉडी पे तो कितने परसेंट होगा, ये 0% कंसिडर अगर आप लोग करें तो आप लोगों को महसूस होता है कि एयर का हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर है, नहीं महसूस होता। तो इट्स मीन कि अगर हम एवरेज इस प्रेशर का ले लें तो ये 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। कोई बॉडी के हवाले से देखा जाए तो इसने हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं डाला,
इसने हमारी बॉडी पे कोई किस्म का प्रेशर नहीं डाला। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बॉडी के हवाले से देखा जाए तो ये 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। सेकंड, अगर आप लोग बॉडी के अंदर जाके देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो ये क्या है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या है? ये लंग्स है। ये क्या है? ये लंग्स है। ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, एक लंग्स और दूसरा लंग, ठीक है, ये राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। आपको पता है कि हर लंग को एक प्रोटेक्टिव लेयर ने कवर किया होता है। उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं प्लूरा, ठीक है। ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, ये सारा का सारा क्या है? ये प्लूरा है। तो इस प्लूरल के मज़ीद फिर 2 लेयर होते हैं, ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। एक वो वाला प्लूरा होता है जो कि इस लंग के साथ क्लोजली अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाले देखें आप लोग, तो ये ब्लैक वाला है जो कि लंग्स के साथ क्लोजली अटैच है, जो कि लंग के साथ क्लोजली अटैच है। तो दैट इज़ कॉल्ड विज़रल प्लूरा, दैट इज़ कॉल्ड विज़रल प्लूरा। और वो एक और प्लूरा होता है जो कि लंग से थोड़े से फासले पे होता है और वो लंग के साथ क्लोजली अटैच नहीं होता, लेकिन ये थोरेसिक वॉल के साथ, ये थोरेसिक वॉल के साथ क्या होता है? क्लोजली अटैच होता है। ये क्या है? ये है थोरेसिक वॉल। ये क्या है? ये ग्रीन वाली ये रिब्स है। और ये क्या है? ये रेड वाले हर एक ग्रीन रिब्स के बीच ये है इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिब्स और मसल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये थोरेसिक वॉल बनाते हैं। तो एक वो प्लूरा होती है जो कि थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होती है। तो दैट प्लूरा इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, दैट इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। तो प्लूरा जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है लंग का, तो वो क्या वो होती है 2 में डिवाइड, वो होती है 2 में डिवाइड। एक वो जो कि लंग्स के साथ क्लोजली अटैच होती है, दैट इज़ कॉल्ड विज़रल प्लूरा, और एक वो जो थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होती है, दैट इज़ कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। अब इन दोनों प्लूरा के बीच ये खाली स्पेस होती है, ये खाली स्पेस होती है। दैट खाली स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। अब यहाँ पे ये प्लूरल कैविटी है, अंदर क्या है? लंग्स है। लंग्स के साथ जो प्लूरल की लेयर क्लोजली अटैच होती है दैट इज कॉल्ड विज़रल प्लूरा, और जो बाहर थोरेसिक वॉल के साथ क्लोजली अटैच होती है प्लूरा की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड पैराइटल प्लूरा, और इन दोनों के बीच खाली स्पेस जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इस पैराइटल प्लूरल के बाहर क्या होगा? थोरेसिक वॉल्व होगा। और थोरेसिक वॉल्व किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये ग्रीन वाले अगर आप लोग देखें तो दैट इज अ रिब, दैट इज रिब्स, और 2 रिब्स के बीच जो मसल्स होते हैं ये रेड वाले, दैट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। और इंटरकोस्टल मसल्स हमने डिस्कस किए थे, 3 किस्म के होते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इनरमोस्ट इंटरकोस्टल। तो हमने रेस्पिरेटरी मसल में ये डिस्कस कर लिए थे। अब ये क्या है? ये एक होल स्ट्रक्चर होता है लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, कि वो कैसे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब यहाँ पे जो लंग्स अगर आप लोग देखें तो लंग किस चीज़ से मिलके बना होता है? बेसिकली अल्विलाई से मिलके बनता है, ठीक है। अगर लंग्स में अगर आप लोग इंटरनली देखें तो इंटरनली क्या होते हैं? गैसेस एक्सचेंज के लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब यह है कि बाहर से जो एयर आना होता है तो वो लंग्स में तो आता है, लंग्स में कहाँ पे जाना होता है उस एयर ने? वो जाना होता है अल्विलाई में, वो जाना होता है कहाँ पे? अल्विलाई में। और अल्विलाई से ही उसने क्या होना होता है? एक्सचेंज होना होता है। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी यूनिट में। तो बेसिकली अगर आप लोग लंग कंसिडर करें तो लंग क्या है? बेसिकली अल्विलाई, लंग क्या है? अल्विलाई है, जहाँ पे एयर ने जाना होता है, जहाँ पे क्या होता है? एयर ने जाना होता है। तो अगर आप लोग ये लंग्स कंसिडर करें कि ये क्या है? ये है अल्विलाई, ये क्या है? ये है अल्वियोलाई, ठीक है। तो एक वो प्रेशर होता है जो कि आप लोग देखते हैं विद इन द अल्विलाई, एक वो प्रेशर होता है जो कि आप लोग देखते हैं विद इन द अल्विलाई, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर, ठीक है। और इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर आप लोग अगर देखें कि कोई बंदा सांस नहीं ले रहा, कोई बंदा अगर सांस नहीं ले रहा तो इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर अगर आप लोग देखें तो ये 0 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं सांस नहीं ले रहा, अब मैंने अपने मुंह को खोल के रखा है यहाँ पे, देखिए ऐसे,
ऐसे करके अगर मैं मुंह खोल के रखता हूँ तो आपका क्या ख्याल है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है और मेरे मुंह का प्रेशर जो होता है तो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। इट्स मीन कि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर का है उतना प्रेशर मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है। और नीचे आके ये बेसिकली ये एयर कहाँ पे होता है? ये अल्विलाई तक होता है। अल्विलाई के बाद ये एक्सचेंज होना होता है। तो यहाँ पे एक इंट्रा अल्विलर प्रेशर होता है। अगर कोई बंदा सांस नहीं ले रहा, अगर कोई बंदा सांस नहीं ले रहा, ना ही सांस इनहेल कर रहा है ना ही सांस एक्सहेल कर रहा है, तो उस वक्त लंग्स की मूवमेंट नहीं होती। उस वक्त लंग्स की मूवमेंट नहीं होती। तो जब लंग्स की मूवमेंट नहीं होती तो उसके अंदर जो अल्विलाई होते हैं तो उनकी मूवमेंट भी नहीं होती। तो वहाँ पे कोई ना ही एयर आता है ना ही एयर जाता है। तो उस वक्त जो एयर का प्रेशर होता है विद इन द अल्विलाई वो बिल्कुल बराबर होता है एटमॉस्फेरिक के। तो अगर एटमॉस्फेरिक मैंने क्या कहा कि बॉडी के हवाले से देखा जाए तो ये क्या है? ज़ीरो के बराबर है। तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर भी क्या होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो मतलब क्या है? ज़ीरो मतलब है 760 mm ऑफ Hg। ज़ीरो का मतलब क्या है कि अगर आप लोग एटमॉस्फेयर से इस इंट्रा अल्विलर प्रेशर को कंपेयर करें तो ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये 760 mm ऑफ Hg है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो अगर बॉडी के हवाले से इसको देखा जाए तो ये क्या है? ये है ज़ीरो के बराबर। ये क्या है? ये है ज़ीरो के बराबर। तो इसी तरह अगर इंट्रा अल्विलर प्रेशर ज़ीरो है, इंट्रा अल्विलर प्रेशर ज़ीरो है, तो इट्स मीन कि इंट्रा अल्विलर प्रेशर कितना है? इंट्रा अल्विलर प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg। तो ये ज़ीरो के बराबर है, मतलब कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया यहाँ पे। क्लियर है? अब एक और प्रेशर होता है जो कि आप लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट इज विद इन द प्लूरल कैविटी। विद इन द प्लूरल कैविटी एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है। एक स्पेस में भी एक प्रेशर है अल्विलाई के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंट्रा अल्विलर प्रेशर। और एक इस प्लूरल कैविटी, खाली कैविटी जो होती है, जो स्पेस होता है, यहाँ पे भी एक प्रेशर होता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड, जो कि विद इन द प्लूरल कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल प्रेशर। वो प्रेशर जो कि जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच पाई जाती है, प्लूरल कैविटी में होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और इंट्रा प्लूरल प्रेशर नॉर्मली अगर कोई बंदा सांस नहीं ले रहा, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सांस नहीं ले रहा, मैं अपने लंग्स को एक्सपैंड नहीं कर रहा, डिफ्लेट नहीं कर रहा, तो ये इंट्रा जो प्लूरल प्रेशर होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आप लोग सांस नहीं ले रहे तो भी ये नेगेटिव होता है, अगर आप लोग क्वाइटली सांस लेते हैं तो भी ये नेगेटिव होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ये होता है -4। ये कितना होता है? ये होता है -4 mm ऑफ Hg। अब अगर इस -4 mm ऑफ Hg को कंसिडर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा कि नहीं होगा? ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो इट्स मीन कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। लेकिन अगर ये -4 है, इट्स मीन कि ये ज़ीरो से भी नीचे है, ज़ीरो से भी कम है। तो ये ज़ीरो से कम हो गया तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है कि नहीं होता? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? कम होता है। अगर आप लोग इसको कंसिडर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ तो ये कितना होता है नॉर्मली जब आप लोग सांस नहीं लेते? तो दैट इज -4 मीन 760 इज इक्वल टू 0। तो 760 -4 इज इक्वल टू 756। तो जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है नॉर्मली जब आप लोग सांस नहीं लेते तो दैट इज 756 mm ऑफ Hg, या सिंपली अगर आप लोग ज़ीरो के साथ कंसिडर करें तो दैट इज़ -4। तो जब कोई बंदा सांस नहीं लेता तो उस वक्त हम क्या करते हैं? 3 किस्म के प्रेशर डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो कि लंग्स को इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट में आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर अब आता है, कितने अमाउंट ऑफ एयर जाता है। तो 3 किस्म के प्रेशर, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, दैट इज़ 0 mm ऑफ Hg, मतलब ज़ीरो के बराबर है। और अगर एयर का जो प्रेशर आप लोग कैलकुलेट करें मुख्तलिफ गैसेस का, तो दैट इज़ 760 mm ऑफ Hg, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप लोग बॉडी के हवाले से देखें तो इस 760 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ने हमारी बॉडी पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाला, तो दैट इज़
इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैं सांस नहीं ले रहा तो मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब अलविलाई के अंदर जहाँ पे गैस ने एक्सचेंज होना होता है, एटमॉस्फेयर ने वहाँ पे गैस ने आना होता है, तो उस वक्त ना ही बाहर से एयर आता है ना ही अंदर से एयर बाहर जाता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है दैट इज़ इक्वल टू इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर, और उस वक्त इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर कितना होगा, 760 के बराबर होगा। 760 मीन 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर विद इन द अल्विलाई जो प्रेशर होता है जब आप लोग सांस नहीं लेते तो वो 0 के बराबर होता है। वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। सेकंड है इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो कि बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, वो होता है नॉर्मली जब आप लोग सांस नहीं लेते, जब आप लोग अपने लंग्स को एक्सपेंड एंड डिफ्लेट नहीं करते तो वो होता है -4 mm ऑफ Hg। -4 मीन कि ये 0 से भी कम है। तो अगर आप लोग एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें इंट्रा प्लूरल प्रेशर को तो वो होता है 756 mm ऑफ Hg। इट्स मीन कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। अब ये जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ये माइनस क्यों होता है? आल्दो मैं सांस नहीं ले रहा, आल्दो मैं सांस नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमने पहले डिस्कस किया कि क्या होता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन दो किस्म की होती है, एक विज़रल प्लूरा होता है, एक पैराइटल प्लूरा होता है। तो पैराइटल प्लूरा अटैच होती है क्लोजली विद थोरैसिक वॉल, ठीक है, और विज़रल प्लूरा क्लोजली अटैच होती है विद लंग्स। तो लंग्स क्या है, हम हाईली इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनता है, इलास्टिक टिश्यू है। तो इलास्टिक टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा अपने आप को रिकॉइल करने की कोशिश करेगी। वो क्या करेगी, अपने आप को अंदर की तरफ रिकॉइल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जो लंग्स अपने आप को रिकॉइल करता है तो उस वक्त लंग जो प्रेशर क्रिएट करता है तो वो इस डायरेक्शन में है। वो किस डायरेक्शन में है? इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, मीडियन डायरेक्शन में है, मिड की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है। और सेकंड थोरैसिक वॉल, थोरैसिक वॉल क्या है? रिब्स एंड मसल से मिलके बना है, और इस रिब्स को अल्लाह ताला ने ऐसे बेंड किया होता है। लेग्स रिब एक क्या है, एक सॉलिड टिश्यू है, सॉलिड मास है। तो सॉलिड को जब आप लोग बेंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? वो बाहर एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। तो रिब्स को अल्लाह ताला ने बेंड किया होता है, तो नॉर्मली वो रिब्स क्या होते हैं, वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। जो थोरैसिक वॉल होता है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो जो पैराइटल प्लूरा होता है वो इसके साथ अटैच होता है। तो जो थोरैसिक वॉल होता है, जो थोरैसिक वॉल होता है तो वो हमेशा बाहर की तरफ क्या करता है, मूव करने की कोशिश करता है। आल्दो आप सांस लेते हैं, आल्दो आप सांस नहीं लेते। अगर आप सांस लेते नहीं भी है तो उस वक्त भी जो लंग होता है वो इनवर्ड की तरफ मूव करता है, और जो थोरैसिक वॉल होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे जो विज़रल प्लूरा होता है वो इनवर्ड की तरफ मूव करती है, और जो पैराइटल प्लूरा होती है वो बाहर की तरफ मूव करती है। तो इन दोनों के बीच जो प्लूरल कैविटी होगा वहाँ पे जो इंट्राअल्वियुलर प्रेशर होगा तो वो क्या होता जाएगा, उसका जो नेट प्रेशर होगा वो क्या होता जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, एक चीज़ आप इधर खींच रहे हैं, दूसरा उसे इधर खींच रहा है, तो उस वक्त जो बीच में नेट प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं या नहीं लेते तो उस वक्त ये जो प्रेशर होता है ये नेगेटिव होता है, एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकली दैट इज़ -4। तो इंट्राअल्वियुलर प्रेशर अगर आप लोग सांस नहीं भी लेते तो भी वो क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को डिस्कस करें तो जब कोई बंदा सांस नहीं लेता तो उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज़ अगर आप लोग टिपिकली देखें, कंसिडर करें बॉडी के हवाले से, तो दैट इज़ 0 mm ऑफ Hg। 0 का मतलब क्या है कि ये किसके बराबर है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर है। सेकंड है इंट्राअल्वियुलर प्रेशर। इंट्राअल्वियुलर प्रेशर भी क्या होता है, 0 होता है। 0 का मतलब क्या है कि ये कितना है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और इसी तरह इंट्राप्लूरल प्रेशर वो कितना होता है, वो होता है -4। -4 का मतलब क्या है कि अगर आप लोग एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो -60 जो 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये -4 है, इससे भी कम है तो -4 इज इक्वल टू 756 mm ऑफ Hg। तो नॉर्मली ये प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं
जब कोई बंदा सांस नहीं लेता, ना ही सांस इनहेल करता है ना ही सांस एक्सहेल करता है, वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो ये प्रेशर चेंजेस होते हैं और ये प्रेशर पाए जाते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्वाइटली सांस लेना स्टार्ट कर दिया, पहले हम सांस नहीं ले रहे थे तो ये प्रेशर चेंजेस थी, और लंग्स जो होता है वो मूव नहीं कर रहा, लंग्स अपनी पोजीशन में था, थोरेसिक वॉल्व मूव नहीं कर रहे, वो भी अपनी पोजीशन में है, ठीक है। तो लंग्स जो होता है इस वक्त सेमी डायलेटेड पोजीशन में रहता है, ना ही टोटली डायलेट होता है, एक्सपैंड होता है, ना ही टोटली ये कोलैप्स होता है, ये सेमी डायलेटेड पोजीशन में रहता है। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये सेमी डायलेटेड, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, क्वाइटली सांस लेना स्टार्ट कर दिया, क्वाइटली सांस लेना स्टार्ट कर दिया, आराम से सांस लेना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्वाइटली जब मैं सांस लेता हूँ तो उस वक्त मैं कोई फोर्सफुल एक्सरसाइज नहीं करता, फोर्सफुली सांस नहीं लेता, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करता हूँ, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल करता हूँ। तो उस वक्त मैंने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि दो किस्म के मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वाइटली इंस्पायर करने के लिए एंड क्वाइटली एक्सपायर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन, और वो होता है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जैसे ही मैंने क्वाइटली ब्रीदिंग स्टार्ट करी तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, दो किस्म के मसल्स होते हैं, ये डायफ्राम है, ये क्या है, डायाफ्राम है, और ये क्या है, ये जो रेड वाले जो कि बिटवीन द रिब्स होते हैं, ये होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है, डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है इस तरह। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डायमीटर होता है ऑफ थोरेसिक कैविटी वो इंक्रीज हो जाता है, लंग्स नीचे की तरफ खींच लेती है, लंग्स नीचे की तरफ आ जाती है। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये थोरेसिक वॉल को बाहर की तरफ मूव करती है, लैटरली इसे बाहर की तरफ मूव करती है, एंटीरियरली भी ये उठा देती है, जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड हॉरिजॉन्टल डायमीटर इंक्रीज हो जाते हैं थोरेसिक कैविटी का। तो लंग्स को एक स्पेस प्रोवाइड हो जाती है, लंग्स बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा कि थोरेसिक वॉल बाहर की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन, तो क्वाइट इंस्पायरेशन के वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इस थोरेसिक केज को बाहर की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये क्या कराते हैं, बाहर की तरफ मूव कराते हैं, लेकिन आपको लोगों का लंग्स क्या करता है, लंग्स इनवर्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है इसमें, और इलास्टिसिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ रिकॉइल होने की कोशिश करेगी। तो पहले जो अल्विलाई थे या लंग था वो नॉर्मल कंडीशन में था, कोई प्रेशर इस पर इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इंस्पायरेशन के वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज़ करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया कि वो बाहर की तरफ इस लंग्स को खींचने की कोशिश कर रहा है और लंग्स इसे अंदर की तरफ रिक्वाइल करने की कोशिश कर रहा है। तो विद इन द अल्विलाई अपोजिट प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, अपोजिट फोर्स लगाने की वजह से अल्विलाई के अंदर जो प्रेशर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो पहले जो इंट्रा अल्विलर प्रेशर था, जब आप लोग सांस नहीं ले रहे थे तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर क्या था, 0 के बराबर था। क्या था, 0 के बराबर था। अब जैसे ही नेगेटिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो ये जो इंट्रा अल्विलर प्रेशर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की तरफ, ये हो जाएगा माइनस की तरफ चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर पहले 0 था, अब ये क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, माइनस की तरफ आ जाएगा। तो इंट्रा अल्विलर प्रेशर क्या हो जाएगा, -1 की तरफ आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 की तरफ आ जाएगा। तो ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन, जब आप लोग एयर इंस्पायर करते हैं तो उस वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, थोरेसिक वॉल्व को बाहर की तरफ मूव करते हैं और लंग्स अंदर की तरफ रिकॉइल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अल्विलाई के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो नेगेटिव प्रेशर होता है -1, वो 0 से -1 तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा मसल यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट ये 2 मसल यूज़ कर रहे हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि थोरेसिक वाल्व को इजीली आराम से थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स थोड़ा सा अपोजिट फोर्स लगाता है और लंग्स में जो इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर होता है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, -1 की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इंट्रा प्लूरल प्रेशर को देखें तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या था, इंट्रा प्लूरल
प्रेशर, ये ऑलवेज नेगेटिव, पहले से ही नेगेटिव था। ये कितना था? ये था -4। ये कितना था? -4 था। क्यों? क्योंकि पहले से ही अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे। अगर आप लोग सांस नहीं ले रहे थे तो उस वक्त भी ये -4 था। क्यों? क्योंकि पैराइटल पूरा बाहर की तरफ खींच रही है, ठीक है, और विज़रल पूरा अंदर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे आप पहले से ही, जब आप लोग सांस नहीं भी लेते, पहले से ही अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। अब जैसे ही आप लोगों ने इंस्पायर कर लिया, तो इंस्पायरेशन के वक्त आप लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज़ करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? थोरेसिक वॉल को बाहर की तरफ खींचते हैं। जब थोरेसिक वॉल बाहर की तरफ खींचता है तो पैराइटल पूरा और बाहर की तरफ अपना फोर्स लगाती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ और भी खींची जा रही है। तो आपका जो विज़रल पूरा होता है वो और अंदर की तरफ रिकॉइल होने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि लंग्स रिकॉइल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्रा जो लंग्स होता है, जो विज़रल पूरा होता है, वो और अंदर की तरफ आने की कोशिश करती है, और जो थोरेसिक वॉल होता है वो और बाहर की तरफ पुश होने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर क्रिएट हो रहा है विद इन द प्लूरल कैविटी, वो और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं वो और ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी और ज़्यादा हो रही है। नेट प्रेशर जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है वो और इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पायरेशन, ये और नेगेटिव की तरफ चला जाता है, और ये चला जाता है इंट्रा जो प्लूरल प्रेशर होता है वो चला जाता है -4 से -6 तक, -4 से -6 तक चला जाता है। तो जैसे ही आप लोगों का ये प्रेशर इंट्रा अल्वुलर प्रेशर -1 तक चला जाता है और इंट्रा प्लूरल प्रेशर -6 तक चला जाता है, तो यहाँ पे आपकी इंस्पायरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही ये 1 था, इंट्रा अल्वुलर प्रेशर ये 0 था, तो यहाँ पे ये लंग्स जो है ये सेमी डायलेटेड कंडीशन में था, ये सेमी इन्फ्लेटेड कंडीशन में था, और जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर था वो -4 था, तो उसने लंग्स को सेमी इन्फ्लेटेड कंडीशन में रखा था। तो जैसे ही ये -6 तक चला जाता है, इट्स मीन के मोर फोर्सेस अगेंस्ट द डायरेक्शन बाहर की तरफ लग रहे हैं, और ये -1 की तरफ चल रहा है। इट्स मीन कि ये आपके लंग्स को और बाहर की तरफ खींच रहा है, और बाहर की तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। आप लोगों को ये समझना होगा यहाँ पे कि जब भी इंट्रा प्लूरल प्रेशर एंड इंट्रा अल्वुलर प्रेशर नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये मोर नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी जो लंग्स होगी वो इन्फ्लेट होगी। वो क्या होगी? वो इन्फ्लेट होगी, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट फोर्सेस लगेंगे। जब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इंट्रा प्लूरल प्रेशर एंड अल्वुलर प्रेशर, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इट्स मीन के अपोजिट फोर्सेस लग रही है, लंग्स बाहर की तरफ खींची जा रही है। तो यहाँ पे जो लंग्स होगा वो इन्फ्लेट होता जाएगा, और यहाँ पे इंस्पायरेशन होगी और बाहर से अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होगा। अब यहाँ पे जो इंट्रा अल्वुलर प्रेशर है ये -1 तक चला गया है। -1 का मतलब क्या है कि जब ये 0 था तो ये किसके बराबर था? ये एटमॉस्फेरिक के बराबर था। जब ये 0 था तो ये किसके बराबर था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 760। जब ये 0 था तो ये 760 के इक्वल था। अब ये -1 हो गया है, तो -1 का मतलब क्या है कि ये कितना हो गया है? -1 का मतलब ये है कि जो इंट्रा अल्वुलर प्रेशर है वो है 760 - 1 इज इक्वल टू 759। तो ये जो इंट्रा अल्वुलर प्रेशर है ये कितना हो गया है? 759। तो 759 ज़्यादा है या 760 ज़्यादा है? 760 ज़्यादा है। तो एयर का ये प्रेशर 760 है, यहाँ पे कितना हो गया है? अब 759 हो गया है। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एयर मूव करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा कि एयर की मूवमेंट होगी, एयर की मूवमेंट होगी, एंड स्मॉल अमाउंट में एयर जो है वो बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इन प्रेशर चेंजेस की वजह से एटमॉस्फेयर से अंदर आता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। अब आप लोगों ने क्या कर दिया कि इंस्पायरेशन कंप्लीट कर ली। इंस्पायरेशन के वक्त टाइडल वॉल्यूम इनहेल हो गया, आपके लंग्स में आ चुका है। अब आप लोग क्या करते हैं? एक्सपायरेशन करते हैं। तो एक्सपायरेशन के वक्त ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग मैंने क्या कहा था कि कोई किस्म का मसल यूज़ नहीं होता। क्या होता है कि ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और इसने जो वर्टिकल डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, तो ये वर्टिकल डायमीटर क्या हो जाता है? दोबारा डिक्रीज़ हो जाता है, ये दोबारा रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम दोबारा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आप लोगों के जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सेकंड, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो पहले इंस्पायरेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और बाहर की तरफ आपके लंग्स को खींचे जा रहे थे। अब जैसे ही एक्सपायरेशन स्टार्ट हो तो ये रिलैक्स होंगे, तो ये इनवर्ट की तरफ आएंगे,
ये दोबारा क्या होंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, इनवर्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही इनवर्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लंग्स होता है ये भी इनवर्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। जब आप लोग इसे बाहर खींचते हैं, ये इलास्टिक टिश्यू है, तो ये भी अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। और आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं या जो थोरेसिक वाल्व होता है, ये भी इसे अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो दोनों प्रेशर या फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल डायरेक्शन में, एक इधर से इनवर्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा भी इसे इनवर्ट की तरफ धकेल रहा है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर क्रिएट हो रहा है दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ अ पॉजिटिव। ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस इक्वल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब दोनों फोर्सेस इक्वल डायरेक्शन में लगते हैं तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर क्रिएट होता है दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव। तो नॉर्मली जब यहाँ पे इंस्पायरेशन हो रही थी तो यहाँ पे जो इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर था वो कितने तक गया था, इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर वो गया था -1 तक। नॉर्मल, अगर नॉर्मल होता, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में होता, आप लोग सांस ना लेते, तो यहाँ पे जो इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ जो मसल्स होते हैं वो जो थोरेसिक वॉल होते हैं वो बाहर की तरफ खींचे जा रहे हैं और लंग्स अंदर की तरफ रिकॉइल करते जा रहे हैं, तो ये 0 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे अब फोर्सेस दोनों इक्वल डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये 0 नहीं होता, यहाँ पे ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये -1 से चला जाता है, -1 से चला जाता है इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर +1 तक। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब आप लोग एयर एक्सपायर करते हैं तो मसल्स भी थोरेसिक वॉल को अंदर की तरफ खींच रही है, नीचे से डायफ्राम इसे कंप्रेस कर रहा है और लंग्स खुद भी अंदर की तरफ कोलैप्स होने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है विद इन द अल्व्यूलाई दैट इज़ पॉजिटिव और वो चला जाता है +1 तक। वो कहाँ चला जाता है? +1 तक। जैसे ही +1 तक ये चला जाता है, +1 का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 760 mm ऑफ Hg। अगर ये इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर 0 के बराबर होता, अगर ये इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर क्या था? इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर ये था 0, तो 0 मतलब 760, -1 मतलब 759, +1 मतलब 761। तो विद इन द अल्व्यूलाई जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? वो 761 तक चला जाता है। 761 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है कि जहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है तो एयर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से, हायर प्रेशर से मूव करती है टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर क्या हो जाता है? एक्सहेल हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है? एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में आ जाता है एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग आप लोग क्या करते हैं? टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल करते हैं। अब यहाँ पे जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर भी क्या होगा? अगर नॉर्मल बात करें तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर ये होता है -4, लेकिन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये इंट्राप्लूरल प्रेशर कहाँ तक गया था? -6 तक। लेकिन जैसे ही ये डाउन हो गया था, जैसे ही आप लोग एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो लंग्स भी रिकॉइल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो विजुअल प्लूरा होता है वो भी रिकॉइल होती है, अंदर की तरफ मूव करती है और थोरेसिक वॉल आपके पैराइटल प्लूरा को भी अंदर की तरफ धकेलती है। तो यहाँ पे दोनों प्लूरल के जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंट्राप्लूरल प्रेशर, यहाँ पे जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही थी नॉर्मली जब आप लोग सांस नहीं भी ले रहे थे या फिर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंक्रीज हो रही थी, तो वो डिक्रीज होती जा रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो नेट प्रेशर अपोजिट लग रहे थे वो इक्वल डायरेक्शन वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो चला जाता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर वो चले जाता है -4 से -6 से -4 से -2 तक चला जाता है। -2 का मतलब क्या है कि पहले अगर ये -4 था तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, अब -2 है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो गया है? ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोगों का लंग्स कोलैप्स हो जाता है और कोलैप्सेशन की वजह से यहाँ से टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है? एक्सहेल हो जाता है। तो अगर अब लोग यहाँ पे प्रेशर्स की बात करें ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, तो क्वाइट ब्रीदिंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अगर हम लोग देखें तो इंस्पायरेशन के वक्त क्या होता है कि इंस्पायरेशन के वक्त अगर आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखें तो दैट इज़ 760, क्योंकि वो ये चेंज नहीं होता,
ये चेंज नहीं होता, इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जितना है उतना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंट्राअल्वेलर प्रेशर होता है ये नॉर्मली पहले कितना था, पहले था 0, अब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये कहाँ तक चला जाएगा, -1, ये कहाँ तक चला जाएगा, -1 तक। -1 का मतलब क्या है, क्या 760 -1 इज इक्वल टू 759 mm ऑफ Hg। तो ड्यूरिंग वाइड इंस्पायरेशन जो इंट्राअल्वेलर प्रेशर होता है वो -59 तक चला जाता है, -1 होता है, ठीक है। अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो नॉर्मली ये कितना होता है, नॉर्मली होता है -4, और यहाँ पे ड्यूरिंग वाइड इंस्पायरेशन कहाँ तक चला जाता है, -6 तक। -6 का मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर ये -4 है तो ये है 760, अब हो गया -6, तो -6 इज इक्वल टू 754 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग वाइड एक्सपायरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा 760 mm ऑफ Hg, और जो इंट्राअल्वेलर प्रेशर होता है वो कहाँ तक चला जाएगा, वो चला जाएगा, इंट्राअल्वेलर प्रेशर पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि अपोजिट फोर्सेस ख़त्म हो रहे हैं, इक्वल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो ये कहाँ तक चला जाता है, +1 तक। +1 का मतलब क्या है कि 760 +1 अगर एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो दैट इज़ इक्वल टू 761 mm ऑफ Hg। और अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो नॉर्मली ये ड्यूरिंग इंस्पायरेशन -6 तक गया था क्योंकि अपोजिट फोर्सेस लग रहे थे, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इक्वल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन थी वो ख़त्म हो जाएगी, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, तो दैट इज़ -2, मतलब प्लस की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो ये -2 तक चला जाता है। -2 का मतलब क्या है, 760 -2 इज इक्वल टू 758 mm ऑफ Hg। तो ये ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग जो प्रेशर चेंजेस आता है, जो प्रेशर चेंजेस आते हैं और आप लोग टाइडल वॉल्यूम इनहेल करते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये मैकेनिज्म था क्वाइट ब्रीदिंग का। प्रेशर चेंजेस की वजह से लंग्स इन्फ्लेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ एयर आ जाता है अंदर, प्रेशर चेंज हो जाता है, बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है, और फिर अगेन अंदर से बाहर की तरफ फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ एयर मूव कर देता है, और आप लोग की इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग की, कि कोई बंदा फोर्सफुली सांस ले रहा है। अब मैं नॉर्मली रिलैक्स कंडीशन में सांस ले रहा, आप लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। तो जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में था, तो मैं क्वाइट ब्रीथ नहीं रहता, मैं फोर्सफुल ब्रीदिंग करता हूँ, ऐसे सांस लेता हूँ। तो उस वक्त मैंने क्या कहा था कि सिर्फ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, नॉर्मली डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इंस्पायरेशन के वक्त, और इंस्पायरेशन के वक्त डायफ्राम नीचे आ जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और लंग्स को वर्टिकल स्पेस मिल जाती है, और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और वो थोरेसिक वॉल को बाहर की तरफ मूव करते हैं, एंड इंटीरियर के लिए स्टर्नम को उठाते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, लैटरल डायमीटर हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं फोर्सफुली इंस्पायर करता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो इस वक्त सिर्फ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में यूज़ नहीं करता, इस वक्त मैं कुछ और एक्सेसरी मसल्स फॉर इंस्पायरेशन यूज़ करता हूँ, और वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करे, स्पेस इंक्रीज कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, लंग्स को इन्फ्लेट कर दे। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फोर्सफुली आप लोग ब्रीथ कर क्या करता है कि ये थोरेसिक वॉल को और बाहर की तरफ फोर्सफुली बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये थोरेसिक वॉल्व एंड डायफ्राम नीचे की तरफ पुश करता है, तो यहाँ पे जो लंग्स होता है ये मोर इन्फ्लेट होता है, ये और बाहर की तरफ खींचे जा रही है, और लंग्स अपने आप को और कोलैप्स करने की कोशिश करती जा रही है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर क्रिएट होगा विद इन द लंग्स, विद इन द अल्विलाई, वो मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा, वो मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंट्रा अल्विलर प्रेशर होता है, जो इंट्रा
अल्विलर प्रेशर होता है वो चला जाता है, मोर नेगेटिव हो जाता है, वो मोर नेगेटिव हो जाता है। कितना नेगेटिव होता है, अब ये क्वाइडली नहीं हो रहा, अब ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेट हो रही है ये लंग्स, और ये बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो नेट नेगेटिविटी वो और ज़्यादा हो रही है ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब आप ऐसा करते हैं तो आप लंग्स को पाड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इंट्रा जो अल्विलर प्रेशर होता है वो चला जाता है 0 से चला जाता है ये -80 तक चला जाता है, -80 तक चला जाता है। अब -80 का मतलब क्या है कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, और अगर ये इंट्रा अल्विलर प्रेशर 0 है तो ये 760 के बराबर है। अब ये -80 तक चले गया है, तो इट्स मीन कि -80 का मतलब है 760 -80, 0 इज़ 760, तो -80 इज इक्वल टू 760 -80, तो दैट इज़ 680, दैट इज़ 680। अब यहाँ पे 680 इज़ मोर लेस देन 760। अब यहाँ पे 680 है, वहाँ पे 760 है, 760 बहुत ज़्यादा है 680 से, तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बाहर से एक बिग अमाउंट ऑफ एयर अंदर आ जाता है लंग्स के अंदर, एंड दैट बिग अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप लोग क्या करते हैं, जब फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो आप लोग सिर्फ ये प्रेशर चेंजेस नहीं लाते जो कि हम क्वाइटली, हमने कहा हम इस वक्त फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट में लंग्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर चेंजेस इंक्रीज हो रहा है, लंग्स मोर इन्फ्लेट हो रहा है। तो बाहर से सिर्फ टाइडल वॉल्यूम एंटर नहीं हो रहा, यहाँ पे बिग अमाउंट ऑफ एयर इनहेल हो रहा है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ पे इंट्रा अल्विलर प्रेशर तो हो गया, इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर सेम मैकेनिज्म है। पहले लिटिल बिट आप लोग इसे खींच रहे थे क्वाइट इंस्पायरेशन के वक्त, अब बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और लंग्स बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स होने की कोशिश कर रही है। तो विद इन द प्लूरल कैविटी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉर्मली ये कितनी है, -4 है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कहाँ तक चली जाती है, ये चला जाता है इंट्रा जो प्लूरल प्रेशर होता है ये चला जाता है -70 तक। तो -70 का मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और यहाँ पे जो लंग्स होता है ये क्या हो जाता है, ये इन्फ्लेट हो जाता है। इट्स मीन कि यहाँ पे ये बाहर की तरफ खींची जा रही है जो लंग्स होती है। तो जितनी इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, इट्स मीन कि लंग्स इन्फ्लेट होती जा रही है और लंग्स में बाहर से अमाउंट ऑफ एयर इंक्रीज अंदर आता जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन की। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो लंग्स होता है वो इनवर्ट की तरफ मूव करता है, और आप लोग इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यूज़ करते हैं जो कि थोरैसिक वाल्व को नॉर्मली क्या करे, अंदर की तरफ खींचे, अंदर की तरफ पुश करे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्सेस आप लगा रहे हैं थोरैसिक वाल्व को अंदर की तरफ धकेलने के लिए, जो कि होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप अपने थोरैसिक वाल्व को अंदर की तरफ पुश करते जा रहे हैं, और लंग्स ऑलरेडी अपने आप को अंदर की तरफ पुश करती जा रही है। इसी तरह रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर पुश हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश हो, जो कि आपके लंग्स को और कोलैप्स करता जा रहा है। तो ऑलरेडी लंग्स इनवर्ट की तरफ मूव करती है, इनवर्ट की तरफ मूव करती है, और आप लोग बाहर से इसे और अंदर की तरफ पुश करते जा रहे हैं, नीचे से पुश करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लंग्स को के जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल डायरेक्शन में हो जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, वो नेगेटिविटी से ख़त्म हो जाता है। तो इंट्रा जो अल्विलर प्रेशर होता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो वो 0 से चला जाता है, कहाँ तक, 0 से चला जाता है प्लस इंट्रा अल्विलर प्रेशर ये चला जाता है +100 तक, ये +100 तक चला जाता है। +100 का मतलब क्या है कि बाहर 760 है, अगर ये 0 है तो ये 760 के बराबर है। अगर ये 100 + 100 हो गया तो इट्स मीन के 760 + 100, तो ये कहाँ तक चला गया, ये चला गया 860। तो 860 इज़ मोर देन 760। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ एयर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर कम है, तो यहाँ पे एक बिग अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल हो जाता है, एंड दैट बिग अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेते हैं, क्यों? क्योंकि लंग्स में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन आप बिग अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर लेते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ चला गया है, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, पॉजिटिविटी की तरफ चला गया है, तो अंदर से बाहर जाता है और ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बाहर से अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर की बात करें तो सेम मैकेनिज्म, विजुअल प्लूरा अंदर की तरफ जा रही है, पैराइटल प्लूरा और अंदर की तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि थोरेसिक वॉल इसे अंदर की तरफ पुश करती जा रही है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इक्वल डायरेक्शन में क्या होता है, इनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे जो इंट्रा विद इन द प्लूरल कैविटी जो प्रेशर क्रिएट होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये -4 से इंट्रा प्लूरल प्रेशर -4 से चला जाता है +50 तक इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और मैंने क्या कहा था कि जब ये प्लस की तरफ जाएगी इट्स मीन के लंग्स क्या हो रही है, कोलैप्स हो रही है। और जब ये नेगेटिविटी की तरफ आ रही है तो इट्स मीन के लंग्स क्या हो रहे हैं, इन्फ्लेट हो रहे हैं, अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, बाहर की तरफ खींची जा रही है लंग्स। तो जितनी ज़्यादा लंग्स कोलैप्स होगी उतनी मैक्सिमम अमाउंट में एयर जो है वो एक्सहेल होता जाएगा और आप लोगों की लंग्स खाली होती जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे फोर्सफुल ब्रीदिंग में जो प्रेशर है वो देखें तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। और अगर आप लोग इंट्राअल्वुलर प्रेशर की बात करें तो इंट्राअल्वुलर प्रेशर कहाँ तक चला गया है ड्यूरिंग क्वाइड इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो वो जा चुका है -80 तक। तो -80 का मतलब क्या है, 760 - 80 इज इक्वल टू 680 mm ऑफ Hg। और अगर आप लोग इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो वो कितनी तक चला चुका है, 760 -70 तक चला चुका है। -70 मतलब क्या है, 760 - 70 इज इक्वल टू 690 mm ऑफ Hg। ठीक है। अगर आप लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप लोग चेंज ही नहीं कर सकते, तो दैट इज 760 mm ऑफ Hg। और इंट्राअल्वुलर प्रेशर कितना होगा, इंट्राअल्वुलर प्रेशर कहाँ तक जा चुका है, इंट्राअल्वुलर प्रेशर जा चुका है यहाँ पे +100 तक। तो ये है +100, +100 का मतलब क्या है कि 760 अगर 0 है तो ये +100 तक चला गया है, तो इज इक्वल टू 860, दैट इज कॉल्ड 860 mm ऑफ Hg। अगर आप लोग इंट्राप्लूरल प्रेशर की बात करें तो वो कहाँ तक जा चुका है, +50 तक जा चुका है। तो +50 में तक का मतलब क्या है कि ये +50 है। +50 का मतलब क्या है कि अगर ये -4 है, नॉर्मल है, तो 760 + 50 इज इक्वल टू 810 mm ऑफ Hg। तो ये था आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन के उस वक्त क्या प्रेशर चेंजेस आते हैं। तो जितना प्रेशर चेंज ज़्यादा आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ एयर ज़्यादा इनहेल होगा, ज़्यादा एक्सहेल होगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि जब आप लोग फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं और किसी भी बंदे का जो कैपेसिटी है वो चेक करते हैं या प्रेशर चेक करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग स्पायरोमेट्री, ड्यूरिंग प्रेशर मेजरमेंट, आप लोग क्या करते हैं कि किसी एक बंदे को कहते हैं कि आप सांस लें। आप क्या करते हैं, सांस लें। तो आप लोग क्या कहते हैं, फिर सांस लें। तो फिर एक टाइम पे आप लोग उसे कहते हैं इन मैनूवर, एक जब आप लोग टेस्ट करते जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं उस बंदे को कि आप फोर्सफुली सांस लें, जितना आप सांस ले सकते हैं। तो वो क्या करता है, अब जैसे ये यहाँ पे पहुँच जाता है, जितना वो ले सकते हैं उतना ले लेता है, तो आप उसे कहते हैं कि अब अपने सांस को रोक दें। यहीं पे आप अपने सांस को रोक दें। तो आप क्या करते हैं, उसके रास्ते को, ग्लॉटस को बंद कर देते हैं। फोर्सफुली सांस ले लेता है, वो मैक्सिमम अमाउंट में एयर जो है वो इनहेल कर लेता है, उसका जो प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है। इंट्रा अल्वुलर प्रेशर -80 तक चला जाता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर -70 तक चला जाता है, और उस वक्त जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो अंदर आ जाता है। और इस लेवल पे आप लोग उसे क्या कहते हैं कि सांस रोक दें। कुछ देर के लिए आप उसका सांस रोक देते हैं। तो ऐसा मैनूवर एक टेस्ट किया जाता है, एक मैनूवर अप्लाई किया जाता है एक बंदे पे इन प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्पायरोमेट्री के ज़रिए आपके जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए। तो इस टेस्ट को, इस मैनूवर को हम क्या कहते हैं, इस मैनूवर को हम कहते हैं मुलर मैनूवर।
दैट इज़ कॉल्ड मुलर मैनूवर। और अगर आप लोग फोर्सफुली एक्सपायर कर लेते हैं उस बंदे पे तो ऐसे कर लेते हैं, जितना वो एक्सपायर कर सकता है उतना वो एक्सपायर कर ले, और वो इस लेवल पे उसका लंग्स पहुंच जाए कि उसका जो इंट्रा अल्वियुलर प्रेशर है वो चला जाए +100 तक, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर +50 तक चला जाए, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एक्सहेल कर ले। इस वक्त आप लोग उसे कहते हैं कि आप इसी लेवल पे सांस रोक दे और आप उसके क्लोटस को क्लोज कर दे। तो ऐसे मैनूवर को, ऐसे टेस्ट को जब आप किसी बंदे पे अप्लाई करते हैं इस लेवल पे, तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं वेल्सलवा मैनूवर। वेल्सलवा मैन्यूवर, ठीक है। तो ये दो किस्म के मैनूवर आप लोग अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग जब आप लोग उसका प्रेशर देखते हैं, आप लोग उसकी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स देखते हैं और आप उसके क्लोटस को क्लोज कर देते हैं, तो ऐसे मैनूवर को हम कहते हैं मुलर मैनूवर। ड्यूरिंग इंस्पायरेटरी पीक इंस्पायरेटरी लेवल आप लोग उसका क्लोटस क्लोज कर देते हैं, तो दैट इज मुलर मैनूवर। एट पीक एक्सपायरेटरी लेवल आप लोग जब उसके क्लोटस को क्लोज कर देते हैं और ये मेजर करते हैं, तो दैट इज वेल्सलवा मैनूवर। यहाँ पे एक और बात है, दैट इज़ ट्रांसम्यूरल प्रेशर। आप लोग के बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया है ट्रांसम्यूरल प्रेशर का। ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या होता है यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक आप लोग के बुक में दिया है, आप लोग के बुक में क्या दिया है, एक छोटा सा टॉपिक दिया है, दैट इज़ ट्रांसम्यूरल प्रेशर। कि ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या है। ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या होता है, ये डिफरेंसेस इन दीज 3 प्रेशर्स होता है। मतलब ये है कि इन तीनों के कुछ डिफरेंस से ट्रांसम्यूरल प्रेशर को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ट्रांसम्यूरल प्रेशर आप लोग के बुक में 3 किस्म के दिए गए हैं। फर्स्ट ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, दूसरा दिया है ट्रांस थोरैसिक प्रेशर, तीसरा दिया है ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 किस्म के ट्रांसम्यूरल प्रेशर दिए हैं। ट्रांसम्यूरल प्रेशर का मतलब क्या है, अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ट्रांसम्यूरल, म्यूरल मीन दीवार, म्यूरल मीन दीवार, और ट्रांस मीन क्रॉस द वॉल, ट्रांस मीन क्रॉस, म्यूरल मीन दीवार, अक्रॉस द वॉल, क्रॉस द वॉल जो प्रेशर आप लोग मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूरल प्रेशर। और यहाँ पे 3 किस्म के क्रॉस द वॉल हम प्रेशर चेंजेस देखते हैं, प्रेशर डिफरेंसेस देखते हैं, ट्रांसपल्मोनरी, ट्रांसथोरैसिक, ट्रांसरेस्पिरेटरी। ट्रांसपल्मोनरी कौन सा होता है कि ये इस वॉल के इर्द गिर्द हम प्रेशर देखते हैं। फर्स्ट इंट्रा अल्व्यूलर और इंट्राप्लूरल, इंट्रा अल्व्यूलर एंड इंट्राप्लूरल के बीच, मतलब अल्व्यूलाई और अल्विलाई के इर्द गिर्द जो कवरिंग लेयर होती है, विजरल प्लूरा एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर या ट्रांस अल्व्यूलर प्रेशर। सेकंड है ट्रांसथोरैसिक प्रेशर। ट्रांसथोरैसिक प्रेशर में हम थोरैसिक वॉल, इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड थोरैसिक वॉल के आगे क्रॉस हम प्रेशर डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं कि इस प्रेशर और इस प्रेशर के डिफरेंस से जो हमारे पास प्रेशर आइडेंटिफाई होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसथोरैसिक प्रेशर। लास्ट वन इज ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर हम प्रेशर डिफरेंसेस देखते हैं अल्विलाई, इंट्रा अल्विलाई एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंसेस पे हम प्रेशर देखते हैं कि ये कौन सा प्रेशर है। यहाँ पे जो डिफरेंस से, इन दोनों प्रेशर के जो डिफरेंस से आइडेंटिफाई होता है प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसथोरैसिक प्रेशर। तो ट्रांस जो पल्मोनरी प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर माइनस डिफरेंस ऑफ इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर, दैट इज इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ट्रांस थोरैसिक प्रेशर क्या होता है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस इंट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रांस थोरैसिक प्रेशर इज इंट्रा प्लूरल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर इज इक्वल टू अल्व्यूलर प्रेशर, डिफरेंस ऑफ अल्व्यूलर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज इक्वल टू इंट्रा अल्व्यूलर प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दैट इज ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। तो ये था होल
रिस्पायरेटरी सिस्टम में, लंग्स मैकेनिक्स में रिस्पायरेटरी प्रेशर के कौन कौन से प्रेशर आप लोग रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं, एंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग आप लोग कौन कौन सा प्रेशर किस लेवल तक पहुंचता है और उस वक्त कौन सा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल होता है एंड एक्सहेल होता है। होपफुली इस लेक्चर से आपको रिस्पायरेटरी प्रेशर की काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारा लंग्स मैकेनिक्स हो गया कंप्लीट, रिस्पायरेटरी मसल भी हो गए, रिस्पायरेटरी प्रेशर भी हो गए। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस पे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस पे। होपफुली इस लेक्चर से काफ़ी समझ आ गई होगी आपको। अगर कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।